बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। पाकिस्तान में मौसम गर्मा में बैनुल अक़वामी क्रिकेट का आगाज तुस्को एहतशाम से हो चुका है। मुल्तान में आज दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को एक यादगार और शानदार अंदाज में शिकस्त दी। इस पर साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान से गुफ्तगू करेंगे। मुल्तान में रेडियो पाकिस्तान के कामयाब क्रिकेट प्रोड्यूसर और प्रोग्राम मैनेजर जनाब रियाज मलसी से पूछेंगे कि मुल्तान में इस वक्त माहौल कैसा है, क्रिकेट के हवाले से अवाम में क्या जोश खरोश है और क्रिकेट से जुड़ी हुई पसे पर्दा क्या मालूमात हैं। मॉडल टाउन क्लब और उसके रूरवां नवाब मंसूर हयात साहब से मौसम गर्मा की क्रिकेट और उसके पस मंजर के बारे में एक दिलचस्प गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कामयाबी के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अजहर खान साहब, जो हमने स्ट्रेंथ देखी है मद्दे मुकाबिल वेस्ट इंडीज की, ये लिमिटेड ओवर के बड़े मानी हुई टीम है। इसमें मानना पड़ेगा कि ये T20 का वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं, क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप ऊपर जीत चुके हैं। एज एन ओपोनेंट आप उनको पहले मैच में खासतौर पर किस तरीके से जज किया और किस तरीके से और किस लेवल का पाया इन्हें? देखिए भाई साहब, उनकी जो टीम है ना, ओवरऑल तो उनकी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है कि जो कि जिसको ये कंसिडर किया जाए कि दे आर वर्ल्ड बीटर्स इन वनडे क्रिकेट नाउ। क्योंकि T20 में भी बहुत पीछे हैं, वनडे में भी बहुत पीछे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो ओवरऑल उनका टीम का कॉम्बिनेशन है वो अभी तक उस तरह का नहीं बन सका जिस तरह माजी में वेस्ट इंडीज टीम को देखते आए हैं। इनकी फास्ट बॉलिंग में इतना डेप्थ नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी पेस नहीं है, सिवाय 1 या 2 बॉलर के। कुछ उनके फिटनेस के इश्यूज भी चल रहे हैं जो कि टीम में उनके वो लड़के नहीं आए जिनको वो लेके आना चाहते थे। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज की टीम जो है ना, उसको सबसे बड़ी इस पर मुश्किल जो है वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। और मेरा ख्याल है कि राइट कॉम्बिनेशन तब बनता है जबकि आप कंसिस्टेंटली एक टीम जो है वो 8 या 10 मैचेस खेले और फिर वो जीते। क्योंकि जीत जो होती है ना, वो हमेशा आपको एक नए मरहले में लेके चली जाती है। तो यही प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज से चलता आ रहा है कि कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी बहुत बुरा खेलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है। जिस तरीके से अब क्रिकेटर अदर देन कराची एंड लाहौर अमर्ज होना शुरू हो गए हैं, ये बात बड़ी खुशाइंद है। और फिर आप ये भी एग्री करेंगे क्योंकि आप क्रिकेट की फर्टिलिटी को समझते हैं कि इनके आपसी रवाबत और जो हुस्न सलूक है वो भी बड़ा शानदार है। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खुशाइंद है। लेकिन मैं इसका क्रेडिट जो है ना वो बाबर आजम को दूंगा, क्योंकि एज ए कैप्टन ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस की है और वो अब दुनिया की क्रिकेट के एक अजीम बैट्समैन की शक्ल में हमें सामने आए हैं। और मे बी के वो नंबर 1 बैट्समैन वनडे के भी बहुत जल्द हो जाए। और आप देखें कंसिस्टेंट लेवल जो है। और फिर जब आप रन चेज करते हैं ना राजा साहब, तो आपका जहन जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो घूम फिर कर आपको मुश्किल हालात की तरफ लेकर जाती है। मगर बाबर आजम ने जिस स्किल का, जिस कॉन्फिडेंस का और जिस तरीके से उसने अपनी इनिंग को बिल्ड करना सीखा है ना, इससे जाहिर होता है कि वो आने वाले वक्तों में बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के क्या वो दुनिया के भी ब्रेक करेगा। क्रिस्टल शाह ने जिस तरह की इनिंग खेली है ना, इससे जाहिर होता है कि आप अगर 10 या 11 रन भी आपके जो है वो पर ओवर कराएं तो आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी टीम ये हासिल कर सकेगी। अजहर खान साहब, मेरी ये अपनी सोच है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ है ना, इससे टीम कुंदन बन गई है। एक बड़ी टफ ओपोनेंट थी और हमने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आप समझते हैं कि उसका भी इफेक्ट एक है, ये जो चेस किया एक मोमेंटल टारगेट 305 का। जी यही देखें, यही चीज जो है ना आपको जहनी तौर पर स्ट्रांग करती है। वो कहते हैं ना कि मेंटली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो फिर आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। और 305 रन पे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि पाकिस्तान जो है बैकफुट पर चला गया। अब फॉर्म मतलब 45 ओवर में हमें ये लगा कि ये रन रेट जो है ये बढ़ गया है, 10-11 के करीब चला गया है। मगर फिर खुशकिल शाह ने आकर जिस तरह उसने इनिंग को बिल्ड किया और रन्स किए और छक्के मारे, तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम को जो एक माइंडसेट है, ये बड़ा जरूरी होता है कि आप हारे हुए मैच जब जीतते हैं, मुश्किल मैच जब जीतते हैं, कंडीशन जब मुश्किल हो, तो आपको ना एक बहुत बड़ा दिली तौर पर आप मजबूत हो जाते हैं कि यार नहीं, हम मैच नहीं हार सकते। और यही एटीट्यूड जो है टीमों को बड़ा करता है। और अगर आप हार की उम्मीद के साथ कि यार पता नहीं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अगर आप परफॉर्म नहीं करते और हार जाते हैं तो वो फिर नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपके पॉजिटिविटी पर छा जाते हैं।
विकेट पर हमने कोई पफ ऑफ डस्ट उठते हुए नहीं देखा, 600 रन बन गए, 600 से ज्यादा रन बन गए. तो ये जो क्रिएटर थे ये एक मुबारकबाद के मुस्तहक हैं टू स्टार्ट विद. नहीं, मुबारकबाद नहीं, बल्कि देखें कि आपकी कराची और लाहौर की पिचेस जो है वो ठीक नहीं थी, उनको रीले किया जा रहा था, फील्डिंग में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे. और उसके बाद जो जिस तरह मुल्तान को इमरजेंसी तौर पर सेंटर का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह की पिच हमें नजर आई है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई हमें डस्ट नजर नहीं आ रही थी, कोई हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल जो था वो नीचे या ऊपर नजर नहीं आ रहा था. इतनी शदीद गर्मी में पिच को मेंटेन रखना और 100 overs, इट्स रियली अ रिमार्केबल अचीवमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्राउंड स्टाफ. और मैं कहता हूँ उनकी मेहनत को, उनकी हिम्मत को जितना सराहा जाए वो कम है, क्योंकि ये लोग जो है ना असल ये इनाम को मुस्तहिक होते हैं. और आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि चेयरमैन पीसीबी ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैं इमरजेंसी के तौर पर मुल्तान को जो इस्तेमाल करना पड़ा उसमें ग्राउंड स्टाफ ने बेहतरीन रोल अपना जो है अदा किया. जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हारिस के बारे में आप बताइए कि उनका पस मंजर क्या है. जो मैंने देखा है वो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उनमें क्या हिडन टैलेंट है या क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है जिसकी वजह से उनको पहले ही ओडीआई में मौका दे दिया गया. जो उनकी सिलेक्शन हुई है उसके बारे में यू बीइंग एज फॉर्मर चीफ सेलेक्टर क्या राय रखते हैं? मैं वैसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि मुझे हारिस के साथ थोड़ी सी हमदर्दी इसलिए है कि जब वो मैच खेल रहा है तो वो नंबर 5 पर उसने बैटिंग करनी थी रिजवान के बाद. तो ऑब्वियसली जब चेंज ये कर रहे थे और बाबर के आउट होने के बाद फिर खुशदिल शाह रिजवान की जगह बाबर की जगह लेने के लिए चले गए. तो उसके बाद ना फिर जो शादाब खान को भेजा ना, वहां पर मुझे थोड़ी सी ये फील हुई है कि यार शादाब खान इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, और हारिस हैज बीन सिलेक्टेड इन द टीम एज ए प्योर बैट्समैन. तो वहां पर अगर वो 50 या 55 रन का जो टारगेट था वो अगर 5-6 ओवरों में वो हासिल करने की कोशिश करता, वो अगर 20-25-30 रन करता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आता, इंटरनेशनल जो एरेना है उसका एटीट्यूड कैसा था, उसका टेम्परामेंट कैसा था, उसकी कन्विक्शन और सेल्फ बिलीफ कैसी थी, वो नजर आती, तो हमें और ज्यादा आसानी होती कि हम असेस कर सकते थे कि हारिस इंटरनेशनल लेवल में कैसा परफॉर्म करता है. तो बाकी जो सिलेक्शन कमेटी ने जो उसको रखा टीम में, वो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंसेज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको वे किया होगा, उसके आस्किंग रेट को वे किया होगा, उसकी एटीट्यूड का, उसकी रनिंग इन बिटवीन द विकेट का, इस तमाम चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखकर उसको टीम में रखा. मगर मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो कुछ अरसे के लिए शादाब से पहले वो जरूर बैटिंग के लिए आता और हमें पता चलता कि हारिस जो है इसमें जो एबिलिटी है वो कितनी है. अब 2 क्विक क्वेश्चन है, हमारे पास वक्त कम है. एक तो ये जो करंट सिलेक्शन कमेटी है एज अ सीनियर क्रिकेटर, इनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले अब काफी साल हो गए इनको, मेरा 3 साल है शायद. तो ये इसको आप क्रिटिकली किस तरीके से किस लेवल का देख रहे हैं? क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद द क्राइटेरियन देयर सिलेक्शन? मेरे राजा साहब देखें, ये बड़ा एक बेरहम किस्म का एक डिस्कशन होती है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी हमेशा जो है ना वो इन फ्रंट ऑफ द गन होती है, और जब आप अच्छा कर रहे हो तो आपकी तारीफ कोई नहीं करता, जब आप हार रहे हो तो ऑल द गन्स ब्लीविंग एट यू. तो मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को, सिलेक्शन मेंबर्स को, कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर काम किया है. हमारी परफॉर्मेंसेज नो डाउट इतनी बेहतरीन नहीं है, मगर हमें कहीं ना कहीं बेहतरीन नजर आ रही है, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम और बेहतर परफॉर्म करेगी. जल्दी से पेशगोई कर दीजिए. पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है, दूसरा सब जारी है और तीसरा 12 तारीख को होगा. आप किस तरीके से ये पाकिस्तान की फेवर में बराबरी पर या वेस्ट इंडीज को समझते हैं कि वो कम बैक कर सकती है? वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक मैच हारने के बाद कम बैक करना काफी मुश्किल होता है, और 306 रन जो उन्होंने हासिल किए, अब दोबारा क्या वो इतने रन हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग को वो रोक सकते हैं? तो ये बड़ा एक मुश्किल मसला होगा वेस्ट इंडीज के लिए. क्या वो उसी एनर्जी के साथ, उसी टेम्परामेंट के साथ वो दूसरा मैच खेलते हैं? क्योंकि जब आप पहला मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स जो है ना आपके जेहन में आ जाते हैं. तो आई थिंक वेस्ट इंडीज को पहले मैच को मद्देनजर रखते हुए कि हमने 300 से ज्यादा रन किए हैं, तो अगर हम
325-340 के करीब और करे तो हम पाकिस्तान बैटिंग को अंडर प्रेशर ला सकते हैं. आई थिंक सेकंड मैच is going to be very very important as far as the series is concerned. बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब, आपने पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी सीरीज के हवाले से अपना तजज़िया पेश किया, हमारे सामीन की मालूमात में इजाफा किया. ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब अजहर खान. मुल्तान एक तारीखी अहमियत का शहर है. फनून लतीफ़ा, सियासी और सकाफी तनाज़ुर में इस शहर का एक अलहदा और फिर मोतबर मुकाम भी है कि इसलिए किसी औलियाए कराम की सरजमीन कहा जाता है, यानी द सिटी ऑफ सेंट्स. जनाब रियाज मलसी रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के एक आला अफसर होने के साथ साथ बेहतरीन तख्लीकी नशियाती सलाहियतों और अमूर के माहिर समझे और जाने जाते हैं. मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जारी 3 वनडे मैचों की सीरीज मुकामी माहौल और इससे जुड़ी हुई बातों और मालूमात के हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं. बहुत शुक्रिया रियाज मलसी साहब, एक पाकिस्तानी होने के नाते, और फिर हम पंजाब में रहते हैं. मुल्तान तो मैं क्रिकेट भी खेलने के लिए आता रहा हूँ, और फिर सारे टेस्ट मैचेस भी. मुझे वो इंग्लैंड का बड़ा तारीखी दौरा याद है. गर्मी की बातें हो रही थी, ऑक्सीजन की बातें हो रही थी, लेकिन जो मुल्तानी हैं उन्होंने सब कुछ गलत साबित कर दिया. और ये जो एक सेइंग थी मुल्तान के बारे में कि 4 चीज अस्तोखा मुल्तान, गर्दो गर्मा, गदा व गबरिस्तान, तो ये मॉडर्न शहर है और इसकी जो हिस्ट्री है ये इतनी पुरानी है. लग रहा है कि मुल्तान अब कॉस्मोपॉलिटन शहर है फॉर क्रिकेट. तो ये जो हमने देखा और आज भी हम दूसरा ओडीआई देख रहे हैं, ये जो ब्रिलियंट सक्सेस हासिल हो रही है एज फार एज मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट इज कंसर्न, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप तो क्रिकेट प्रोड्यूसर भी हैं, क्रिकेट कमेंट्री को भी मैनेज करते हैं, तो दैट इज वंडरफुल सर. जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब. ये मेरे लिए भी बायस मुसर्रत है और बायस इंबसात है कि आप जैसे लिविंग लेजेंड ने, कमेंटेटर ने, मुबस्सिर ने उससे सवाल किया है. मैं समझता हूँ कि मुल्तान के जो शायकीन क्रिकेट है उन्होंने हमेशा साबित किया है कि जब कभी इधर इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट हुई है तो फैमिलीज के साथ ये लोग गए हैं. तो राजा साहब आप ये देखिए कि 46 का दर्जा हरारत है मुल्तान में इस वक्त जी, और इतनी झुलसा देने वाली गर्मी में सोल्ड आउट है पूरा स्टेडियम. और आज फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री हो रही है. लोगों को यहाँ के मदीनतुल औलिया के जो शायकीन क्रिकेट थे उनको शिद्दत से इंतजार था कि इंटरनेशनल सीरीज जब भी हो तो मुल्तान को भी मैच मिले. तो एक नहीं मिला, 2 नहीं मिले, 3 मैचेस इकट्ठे मिल गए. और इससे कबल भी मुल्तान के शायकीन ने ये साबित किया है कि मकामी क्रिकेट भी हो, पीएसएल के मैचेस हुए जब, तो ये स्टेडियम जैम पैक था. और जिसकी तारीफ आप जैसे नामवर मुबस्सिरीन ने भी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जितने अफराद थे उन्होंने भी सराहा. यही वजह है कि आज इस शहर को, इस क्रिकेट ग्राउंड को ये एजाज हासिल हो रहा है कि वेस्ट इंडीज जैसी जबरदस्त टीम है जिसमें यंगस्टर्स हैं. शाही होप ने सेंचुरी बना दी और इसी तरह दीगर बैट्समैनों ने भी, ब्रूक्स ने भी और दूसरे सभी ने बड़ी उम्दा बैटिंग की है. पावल ने उम्दा बैटिंग की है. इसमें इस क्रिकेट टीम में पोटेंशियल है. तो आमों का मौसम भी है जी. और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स यकीनन मुल्तान के खुशबूदार जायकेदार आमों से भी लुत्फअंदोज हो रहे होंगे, गर्मी का मुकाबला भी कर रहे होंगे. लेकिन जो गर्मजोशी है मुल्तानियों की उसको भी यकीनन वो सराह रहे होंगे कि ये लोग, ये मुल्तानी, ये तमाम जगहों से आते हैं. ये पूरा वसेब है ये खित्ता, सराइकी खित्ता जो है, और ये क्रिकेट के दीवाने भी हैं, मतवाले भी हैं. क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ. अगर मेरे ख्याल में ये प्लान पहले ही हो जाता आज से कुछ 6-8 महीने पहले, तो ना सिर्फ लोकल टूरिज्म को फरोग मिलता बल्कि फॉरेन ट्रैवलर भी यहाँ पर आ सकते थे. आपको याद होगा जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो हम देख रहे थे जब हमारी गाड़ी रेडियो पाकिस्तान की टूवर्ड्स होटल जा रही होती थी तो कतार अंदर कतार हम देखे थे कि जो अंग्रेज शायकीन क्रिकेट है वो पैदल चल रहे होते थे, एंजॉय कर रहे होते थे, उनके साथ पाकिस्तानी भी पैदल चल रहे होते थे. तो ये बड़ा अच्छा सीन होता है किसी मुल्क के लिए, एक इंतजाम करना, एक टीम का, एक इवेंट का इनेकाद करना, इससे बड़ी नेक नामी होती है. अब मुझे ये बताएं, जब मैं आखिरी मरतबा यहाँ पर हाजिर हुआ था, हमने आपके साथ मिलकर कमेंट्री की थी, तो एक बड़ा शानदार चाइनीज होटल था जिसका हम पिछली मरतबा जिक्र कर चुके हैं, ज़ंज़ीबार. और पिछले प्रोग्राम में हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जिक्र भी किया
اور चौधरी जुबैद अली साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेडियम है ये पाकिस्तान का बेहतरीन स्टेडियम है। अब वो मुल्कों भरे हुए हैं, वो मेलबर्न का फाइनल भी देख चुके हैं, लॉर्ड्स में भी और ओवल में भी, तो उनकी बड़ी ये एक दुरुस्त राय थी। जो बदला हुआ जमाना है, यहाँ पर सड़कें, लोकल रेस्टोरेंट, लोकल होटल्स जो हैं वो किस पाए के हो चुके हैं। PSL भी जाहिर है कि उसकी भी आमद है। बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने किया राजा साहब। आज का मुल्तान जो है ये मॉडर्न सिटी है, वो के ये कदीम तरीन आबाद शहरों में इसका शुमार होता है। जी हाँ, दमिश्क के बाद ये दूसरा शहर है कि बारहा ये तबाह बर्बाद हुआ, हमलावरों ने इसको तबाह किया, मगर ये हर मर्तबा जिंदा हो गया। लेकिन आज का मुल्तान जो है मॉडर्न सिटी है। यहाँ पर 5 स्टार्स होटल एक नहीं, इस वक्त 4 होटल्स जो हैं वो 5 स्टार होटल्स मुल्तान में मौजूद हैं। ठीक। और बहुत ही आपने सही बात फरमाई कि जो यहाँ टूरिज्म है उसको फरोग दिया जा सकता है, क्योंकि मुल्तान जिस तरह आप फरमा रहे थे कि कदीम तरीन शहर है, इसका अपना एक कल्चर है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री भी हो सकती है कि लोग आए, मुल्तान को देखें, और यहाँ के जो आप जिन होटलों का जिक्र कर रहे थे और जिन खुराकों का आप जिक्र कर रहे थे वो बजा, मगर साथ साथ यहाँ के जो देसी और रवायती पकवान हैं उनका भी अपना एक नया लुत्फ है और उसका एक जायका है, उसकी एक तारीख है। तो वो लोग भी जब टूरिस्ट इधर आके यहाँ के रवायती खानों से लुत्फानंदोज होंगे तो उनको मालूम होगा कि जहाँ मॉडर्न या चाइनीज खाने हैं या इटालियन या मैक्सिकन ये खाने हैं, तो साथ साथ जो मुल्तानी खालिस खाने हैं उनका भी अपना एक लुत्फ है। मुल्तान के जो मैं तो इनसे वाकिफ हूँ, लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज है सर उनको बताया ना कि मुल्तान की स्पेशलिटी जो टूरिस्ट होते हैं उनकी ये बड़ी अट्रैक्शन होती है इजाफी तौर पे। जी बिल्कुल, यहाँ एक नहीं कई पकवान है। डोली रोटी जो है मुल्तान की, ये दुनिया भर में मशहूर है और खास तौर पे नाश्ता लोग इससे करते हैं। जो मुल्तान का नाश्ता है ये बहुत मशहूर है और लोग आज भी जब कभी मुल्तान में आते हैं तो सुबह के वक्त मुल्तान के नाश्तों से लुत्फानंदोज होना पसंद करते हैं। और इसी तरह दाल मूंग जो दौलत गेट में मिलती है सुबह सवेरे और चाटी वाली लस्सी के साथ, उसका अपना एक मजा है। और जिसने एक बार भी डोली रोटी खा ली है मुल्तान की या दाल मूंग से नाश्ता कर लिया है तो वो बड़े बड़े इंटरनेशनल पकवानों को भूल जाते हैं। इसी तरह और फालूदा जो है मुल्तान का वो दुनिया भर में मशहूर है और एक खास अंदाज में फालूदे को तैयार किया जाता है। और फिर मुल्तान का सोहन हलवा कौन भूल सकता है। मुझे क्रेविंग होना शुरू हो गई, आप इतनी मजे की चीजें मुझे दोबारा याद करा रही हैं। अच्छा ये बताइए, आप इतनी पाकिस्तान के उन अफसरान में से हैं जो खुश लिबास भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, खुशगलू भी हैं। ये जब कुछ फॉलोअर्स आते हैं तो वो जगह जगह का कल्चर देखते हैं और जगह जगह का लिबास भी देखते हैं, वहां का रहन सहन देखते हैं, मॉइस्चर देखते हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि वेस्ट इंडियन, मुझे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज लगी है खासतौर पर पहले मैच के बाद, वो बड़ी शानदार थी, वेरी पॉजिटिव और वेल कंटेंटेड है, दे आर बीइंग लुक आफ्टर वेल। जी बिल्कुल। और आपने यहाँ के लिबास की, बूदोबाश की, रस्म रिवाज की बात की है और आज ज्यादातर जो लोग थे वो देहातों से भी आए हैं। अच्छा। तो उसमें कईयों ने लाचा बांधा हुआ था। उससे यहाँ मुल्तान का खुस्सा तो दुनिया में मशहूर है। जिस तरह झांग का लाचा है तो खुस्सा मुल्तान का मशहूर है। तो कई जो कल्चरल एस्पेक्ट को अगर हम देखते हैं तो राजा साहब यहाँ पर लोगों ने खुस्से भी पहने हुए थे, कई लोगों ने पगड़ियां भी बांधी हुई थी। पगड़ जो यहाँ का पटका मशहूर है उन्होंने वो भी बांधा हुआ है। लेकिन साथ जिस तरह मैंने कहा कि कल्चर भी चेंज हो रहा है इंटरनेशनली, हम मुल्तान भी दुनिया से जुड़ता जा रहा है और एक ग्लोबल वर्ल्ड के तौर पे जो हम कहते हैं तो मुल्तान उसका हिस्सा हो गया है। अब तो हम कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज हो चुके हैं। मैं बड़े गौर से आपकी बातें सुन रहा था और मजीद बातें भी आपसे कर सकता था, लेकिन ज़ाहिर है कि एक महदूद वक्त होता है जिसमें हम लातादाद बातें कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन आपने बड़ी म्यारी गुफ्तगू की और कहते हैं ना पूछे में दरिया को बंद कर दिया। जनाब रियाज मलसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड कमेंटेटर, उर्दू में
मैं कहूँगा कि माया नाज कमेंटेटर से बात हुई मेरी, और मुल्तान में क्रिकेट और कल्चर और टूरिज्म के जितने यहाँ पर मौके हैं उस हवाले से, और ओवरऑल जो पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई है और वेस्ट इंडियन ने जिस तरह अपने आप को मुल्तान में आकर खुशी का इजहार किया है, ये मेरे लिए भी बायस मसरत। बहुत शुक्रिया एंड यू हैव बीन सो काइंड। थैंक यू सर। ये थे जनाब रियाज मेलसी। मुल्क में मौसम गर्मा की क्रिकेट भरपूर अंदाज से खेली जाती रही है। लाहौर में पुरजोश खिलाड़ियों और फिर शायकीन क्रिकेट वजीर अली समर क्रिकेट लीग का लुत्फ उठाते रहे हैं। भारत और श्रीलंका में इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट जारी है। भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर चुका है, जबकि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20, 5 वनडे मैचेस और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है। नवाब मंसूर हयात खान सही मानों में मॉडल टाउन क्लब के रूए रवा हैं। ये गालिबन वाहिद क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं जो मॉडल टाउन जैसी पुरफिजा और पुरआसाइश आबादी के पुराने मुकीम हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे भी मॉडल टाउन क्लब में क्रिकेट खेलने का शरफ हासिल रहा है। नवाब साहब मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में रोजाना की बुनियाद पर पिचों की आबियारी और खिलाड़ियों की तरबियत और मैचों के इनेकाद का कठिन तरीन काम कर रहे हैं। इनकी जेर तरबियत और जेर निगरानी ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाले क्रिकेटर्स की तादाद अब 20 में नहीं है बल्कि सैकड़ों में जा चुकी है। साबिक कप्तान अजहर अली मॉडल टाउन क्लब की बाई प्रोडक्ट हैं। शाहिद अनवर पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट खेले, वो भी मॉडल टाउन के साबिक खिलाड़ी हैं। मॉडल टाउन क्लब की एक कदीमी तारीख है। नवाब मंसूर हयात साहब के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए इनसे गुफ्तगू का शरफ हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया नवाब मंसूर साहब। ये जो गर्मियों में क्रिकेट है आपसे बेहतर पाकिस्तान में बताने वाले कम हैं। आप मॉडल टाउन क्लब को चला रहे हैं कई दहाइयों से, तो ये क्या कोई गैर मामूली ये सीरीज हो रही है मौसम गर्मा में मुल्तान में, और क्या खिलाड़ियों के सिलसिले में कोई परेशानी होगी? देखिए, हमारे यहाँ जो बड़े प्लेयर थे ना, ये सारे लाहौर जिम्खाना में क्रिकेट खेलते थे और गर्मियों में खेलते थे। और हमारी लोकल क्रिकेट वजीर लीग हो गई और दूसरे टूर्नामेंट हो गए, वो सारे गर्मियों में ही होते थे और खेलते थे। उस जमाने में इंग्लैंड जाने का रिवाज ज्यादा नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। क्रिकेटर भी जाने लगा। पहले तो सिर्फ बड़े माजी खान जैसे शख्स करते ही काउंटी खेलने जाते थे, लीग खेलने कोई नहीं जाता था। इसलिए सारे पाकिस्तान की ज्यादा लोकल क्रिकेट जो है वो गर्मी में होती थी। तो आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो होती कम थी, इतने ज्यादा मैचेस उस वक्त नहीं होते थे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे नवाब मंसूर साहब कि मुल्तान में जून के महीने में क्रिकेट हो रही होगी। वैसे भारत में भी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और श्रीलंका में भी हो रही है, जो कि हमारे दाएं बाएं हैं। हाँ, नहीं, मुल्तान में तो मजबूरी को उन्होंने कराया। ये 20 में अच्छा वाला शाम का मौसम होता है, 20 और वनडे तो फिर सकते हैं हर गर्मी के मौसम में। अब वैसे तो प्लेयर सारे आती है, लाहौर में भी हो सकते हैं, कराची में भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ कहना मजबूरी को कहना गया मुल्तान में। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर पहला मैच है तो लाहौर और दिल्ली का टेम्परेचर मिलता जुलता ही है। बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक होता है। जैसे 50s और उसके बाद 70s और 80s में जिस धुआंधार अंदाज से आपने समर क्रिकेट खेली या मौसम गर्मा में क्रिकेट खेली, आप समझते हैं कि अब यंगर लड़के आपके क्लब में आ रहे हैं या उनके वालिदैन जो हैं अब एहतियात बरत रहे हैं कि गर्मी में क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है या और आर्जा लाक हो सकता है? नहीं, ये तो हीट स्ट्रोक तो उस जमाने में भी होते थे। ये तो गर्मी में ना भी मैच खेल रहे हो तो हो जाता है। गर्मी में क्रिकेटरों के लिए कोई मुश्किल नहीं। अब हम खेल रही हैं, उस जमाने भी जब मैं बैटिंग कर रहा होता था या बॉलिंग कर रहा होता था, कई लोग गाड़ी में जा रहे होते तो हाथ मारते थे हमें, ये पागल लग रहे हैं, हमें इस गर्मी में खेल रहे हैं। तो ये तो हर जमाने में माँ बाप तो कहते हैं कि हमारे बच्चे ना खेलें, लेकिन मैं आज क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एकेडमी में 70-80 बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी एज 16 साल से कम है, उनके माँ बाप खुद छोड़ के जाते हैं। इस माइक्रोफोन के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मॉडल में एक बड़ी आसाइश जिंदगी बसर कर रहे थे और कर रहे हैं। हम आपके फ्री लंच भी खा लिया करते थे, चंदा भी कभी कभी देते थे और कभी नहीं देते थे। तो ये जो जुनूनियत थी क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी गर्मी में आपको, मैं आमतौर पर लेट नाइट पे पहुंचता था तो आप 2:30 बजे भी वहां पर आकर
तो पानी लगा रहे होते थे पिच के ऊपर। तो ये जुनून, अब मुझे तो लगता है कि ये लोग किस्सों में इस तरह की बातें किया करेंगे, ये कम नहीं हो गया? कम नहीं हो गया बल्कि खत्म ही हो गया। अब वो जोश और जज्बा प्लेयर्स में नहीं रहा, क्योंकि एक तो हमारा सिस्टम ऐसा हो गया, ये डिपार्टमेंट बंद हो गए और लोगों को जॉब मिलने नहीं है, तो अब जोश जज्बा तो खत्म हो गया। अब जो लोग खेल रहे हैं वो हमारे ऊपर सारा पसंद आ रहे हैं कि हम उनको प्लेयर बनाएंगे किसी न किसी तरह, और वो खुद मेहनत नहीं करते। ये कुछ हमारे मुल्क का ये माहौल ही ऐसा हो गया, हम मुल्क का नहीं बल्कि हमारे ये मिडिल ईस्ट का से लेकर ये इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब में ये हालात हैं। आपके मासवाए, क्योंकि आप दिल के तो बड़े सखी भी हैं और नरम भी हैं, लेकिन तबन यानी बज़ाहिर आप सख्त मिजाज हैं। ये हमारे या आपका जो क्लब है मॉल्टन क्लब, इसमें कभी कोई ऐसा बच्चा नौजवान उभर के सामने नहीं आया जिसके डिसिप्लिन के हवाले से कोई क्वेश्चन मार्क हो। तो ये बता दीजिए कि जो अब नए क्लब ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो किस तरीके से तरबियत साजी ऐसी करें जिससे जो प्लेयर हैं वो दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पर मुतारिफ हों। अब जो चेंज आया है वो लोग ये चाहते हैं, वालिदैन ये चाहते हैं कि हम लड़कों को, बच्चों के लिए कोचेज रखें, इसको एक क्लब के साथ साथ अकेडमी का सिलसिला भी जारी रखे ताकि बच्चे नीचे से ऊपर आए। अब हमने जो इस आजकल जो तरीका रखा है, हमारे पास एक नेट होता है 4 साल से लेके 9 साल के बच्चों का, दूसरा जो नेट हम करते हैं वो 10 साल से लेकर 16 साल तक, और उस तीसरा नेट हमारा जो होता है वो 16 साल से 30-35 साल तक का होता है। ये आजकल हमारे क्लब की रूटीन अब बनी है पिछले 2 साल से। मेरे इल्म में तो है, जरा पब्लिक को भी बताइए कि अजहर अली समेत वो कौन कौन से ऐसे दरख्शिंदा सितारे हैं जो कि मॉर्गन टाउन क्लब ने पाकिस्तान को दिए या वर्ल्ड क्रिकेट को दिए। हमारे इमरान फरत है, शाहिद दंगल इंटरनेशनल मैच खेले, मायूब फरत है, राशिद रियाज, इमामुल हक, अजहर अली और आमिर मलिक भी हमारे पास खेलते रहे हैं, और एक सियालकोट के थे जाहिद फजल जी। तो हमारे पास, तो उसके अलावा हर साल, इस साल भी आप देख लें कि 8-9 लड़के हमारे फर्स्ट क्लास खेले हैं। अभी इस वक्त हमारे 7 लड़के इंग्लैंड गए हुए हैं लीग खेलने। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस क्लब ने बहुत पाकिस्तान को प्लेयर दिए हैं, और आइंदा भी हम बनते रहेंगे, क्योंकि अब तो अकेडमी से छोटे बच्चे हैं, उनसे लेकर ऊपर तक हम तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात रही है हम सबके लिए, जो किसी न किसी हैसियत से आपके साथ मुंसलिक रहे, उस क्लब के लिए खेलते रहे, उस क्लब की वजह से लाहौर की तरफ से खेले, क्रिकेट की इंतजामी में कभी हिस्सा रहे। ये सब आपकी गाइडेंस थी, और जो अपॉर्चुनिटीज आपने हम समेत वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को दी, कि मेरे ख्याल में कोई ड्रीम कर सकता है। राम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, एंड लॉन्ग लिव यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ये थे नवाब मंसूर हयात खान। आपकी जानिब से बड़ी तादाद में हौसला अफजा पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसमें आपने मेहमानों से गुफ्तगू के मुख्तलिफ सिलसिले और इनके मयार को पसंद किया है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। अब राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर और मुंतज़िम आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।